हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही ये टॉपिक है जो हमने पहली वीडियो में कवर किया था, इजारेदारी प्रथा। उसी का ही ये सेकंड पार्ट है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जमींदारी प्रथा में जमींदारों को एक परमानेंट हक मिल गया था, यानी कि अब वो स्थायी भूमि के मालिक हो गए थे। इजारेदारी प्रथा में जमींदारों को अस्थायी हक था भूमि पर मालिकाना हक का, लेकिन स्थायी बंदोबस्त के अंदर अब जमींदारों को परमानेंट हक मिल गया था। सो जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की और इसके लाभ, हानि, नुकसान और इसके उद्देश्य के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए थे 1786 में। इनका टाइम पीरियड था 1786 टू 1793। इन्होंने ही भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ आईसीएस भी जाना जाता है। 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस की शुरुआत की गई थी। तो फादर ऑफ आईसीएस कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जब कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए थे तो उनके सामने सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वो ये था कि कंपनी की लगान वसूली में सुधार लेकर आना। इजारेदारी प्रथा वॉर्न हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी, गवर्नर जनरल वॉर्न हेस्टिंग्स के द्वारा, बट वो इतनी सफल नहीं हुई थी। वो असफल थी क्योंकि उसमें अस्थायी जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था, जिससे कंपनी को अंदाजा लगाना भी, अनुमान लगाना भी जो है इम्पॉसिबल था कि उनको कितना फायदा इससे होने वाला है, क्योंकि उनकी कर में अनिश्चितता थी, यानी कि अनस्टेबल पॉइंट था। तो स्थायी बंदोबस्त से जो है उनकी वृद्धि दर बर दर बढ़ने लगी। ठीक है, तो जब कॉर्नवालिस के सामने एक मुख्य उद्देश्य था कि उनको अपनी कंपनी की लगान वसूली में व्यवस्था करना है, तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं उनके सामने थी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि वो इस समझौते में जमींदारों का साथ ले या किसानों का, कौन उनके साथ सबसे ज्यादा जो है फायदे के लिए पॉसिबल होगा। सेकंड पॉइंट ये कि जिम्मेदारों को इसमें भी स्थायी हक दिया जाए या अस्थायी हक ही उनका रखा जाए। ठीक है। थर्ड वन इज, राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि किसानों को कितना पैदावार का जो भाग है वो लगान के रूप में देना होगा और राज्य को उसका कितना फायदा होगा। तो ये सभी समस्याएं थी उनके सामने, और इन समस्याओं के बीच जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट और कॉर्नवालिस के बीच में कड़े मतभेद थे। कॉर्नवालिस तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट जो थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे। ठीक है, तो उस टाइम पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनके साथ ही गवर्नर जनरल को मिलकर सभी फैसले लेने होते थे। ठीक है, तो ऐसे में इन समस्याओं पर पूरा विचार किया गया, और जब इस व्यवस्था को एक 10 साला व्यवस्था के नाम से भी जाना गया, वो हम बात करेंगे क्यों। तो इस समझौते में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास, कंपनी के डायरेक्टर जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट और कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से उन्होंने 1790 में इस 10 साला यानी कि 10 वर्ष के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया। लेकिन 22 मार्च 1793 में, यानी कि 22 मार्च 1793 में जो है इसे स्थायी कर दिया गया, यानी कि इसको परमानेंट हक दे दिया गया था जमींदारों को। जहां 1790 में उनको 10 इयर्स के लिए उनके साथ समझौता किया गया था, वहीं अब 1793 22 मार्च को उनको परमानेंट हक दे दिया गया था। अब बात करते हैं कि ये लागू कहाँ हुई थी। बंगाल में तो होनी ही थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, यूपी के बनारस में हुई थी,
और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू की गई थी। दैट्स वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस व्यवस्था के तहत स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसके तहत ब्रिटिश भारत का टोटल क्षेत्रफल जो था वो 19% था। यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें से ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिशर के अंडर आने वाला जो जगह थी, जो इंडिया में कुछ स्थान थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उस टाइम पे, उनका 19% हिस्सा था जो इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में आने वाला था। ठीक है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जिनको हम बोलते हैं, वो क्या रही। देखो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जमींदारों की हम इसमें बात करेंगे। तो जमींदारों के वर्ग को ऊंचा उठने के लिए इस व्यवस्था का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है कि इसने जमींदारों को बहुत हेल्प करी है ऊपर उठने के लिए। वो अलग बात है कि इस व्यवस्था ने जमींदारों को लोभी भी बनाया है। ठीक है, अंग्रेज तो किसानों का शोषण करते ही करते थे, साथ के साथ ये जमींदार भी अपने देश के किसानों का शोषण करने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि पर इनका आधिकारिक पैतृक और हस्तांतरण था। मतलब कि अब ये भूमि के परमानेंट मालिक हो गए थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये कही गई स्थायी बंदोबस्त के अंदर कि जो किसान टाइम से कर दे देता है तो वो उसको अपनी भूमि से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मतलब उसको फसल पैदावार आगे के लिए भी करने को दी जाएगी। लेकिन जो किसान टाइम से कर नहीं देगा उनको उनके जमीनी हक से दूर कर दिया जाता था। और ये काम कौन करते थे? जमींदार करते थे, क्योंकि वो उस टाइम पर अब भूमि के परमानेंट मालिक वो बन चुके थे। तो अंग्रेजों ने इस बात के लिए जमींदारों को खुली छूट दी कि अगर कोई भी किसान टाइम से कर दे देता है तो वो अपनी भूमि के लिए अगली फसल पैदावार वो कर सकता है। अगर वो टाइम से कर नहीं देगा तो उन किसानों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें लाभ किसको हुआ और हानि यानी कि नुकसान किसको हुआ। लाभ अंग्रेजों को तो होना ही था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उनको अपनी कंपनी की लगान वसूली में सुधार लेकर आना था। अब साथ में लाभ और किसको हो रहा है और किस वर्ग को हुआ? जमींदार वर्ग को हुआ, क्योंकि उनको नीचे से ऊपर तक उठने के लिए उनको इतना ज्यादा अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर दिया, उनको इतनी खुली छूट दे दी गई। ठीक है, वो मन चाहा कर लेने लगे। ठीक है, और मन चाही अपनी जो है किसानों पर वो बातें थोप देते थे कि तुम्हें अब तक हमें इतना कर देना, अभी तक इतना कर देना। मतलब वो टाइम पीरियड भी जमींदारों के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो किसानों से कर ले लेंगे। चाहे वो जल्दी से जल्दी हो, लेट से लेट हो। लेट नहीं होता था, जल्दी भले ही हो जाए इस व्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो इसमें किसान जमींदारों को भी लाभ हुआ, बट एक उनकी हानि का पॉइंट ये है इस व्यवस्था के अंदर कि अगर कोई भी किसान कर देने में देरी करता था, ठीक है, तो जो उसके ऊपर जो जमींदार होता था, जो ठेकेदार होता था, उसको भी अपनी भूमि से दूर कर दिया जाता था। किसान तो होता ही होता था दूर, अब उस जमींदार को भी जो है अपनी भूमि से अलग कर दिया जाता था। यानी कि अब वो लंबे समय तक जमींदार के रूप में वो कर नहीं ले सकता था अगर वो कर में देरी करता। तो ब्रिटिशर्स को वो कर देने में देरी करता तो उसको अपनी इस ड्यूटी से दूर रख दिया जाता था। भूमि जो उसके नाम पर होती थी, जमीन, उसको उससे दूर कर दिया जाता था। मतलब कि अब उसका परमानेंट हक उस पर था। परमानेंट क्या, कुछ भी हक ही नहीं रहा उसका उस पर। तो ऐसे में जमींदारों को इस चीज का लाभ हुआ, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम जमींदार थे। सबसे ज्यादा जो फायदा अगर हम देखा जाए अमाउंट में, वो जमींदारों को हुआ। शोषण तो किसानों का ही हो रहा है। अब अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान किसको हुआ? किसानों को हुआ। ठीक है, क्योंकि वो कर देते थे। कर देने के बाद अगर उनको वापस अनाज की जरूरत पड़ती तो उसको वो दोगुना, मतलब अनाज दोगुनी अमाउंट में खरीदते थे। इतना तो उनके पास पैसा भी नहीं होता था, तो उनको भूखमरी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा, किसानों को जमींदारों के अत्याचार, शोषण उनका होने लगा, उसका सामना करना पड़ा। वो पूरी तरह किसान जो है अब वो जमींदारों की दया पर निर्भर करते थे। ठीक है, जमींदार जो राजस्व वसूली की उगाही में उदार थे, मैंने आपको बताया कि जो राजस्व वसूली में शामिल थे, जो किसानों से कर लेते थे और फिर ब्रिटिशर्स को वो देते थे।
अगर ऐसे में वो सरकार को टाइम पर कर नहीं देते थे तो उनको भी अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था, यानी कि उनकी जो जमींदारी थी वो उनकी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये उनको नुकसान हुआ। अब एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनकर आता है कि जो उद्देश्य की हमने बात की थी, हमने कहा था कि मेन उद्देश्य कंपनी की आय में वृद्धि करना था और भारत में ऐसे एक समूचे वर्ग यानी कि जमींदारों का वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार पर काम कर सके। ठीक है, भारत में कंपनी का साम्राज्य अगर फैला है तो हम उसमें देख सकते हैं जमींदारों का भी पूरा ही अंग्रेजों के लिए योगदान रहा है कि जमींदारों ने पूरी हेल्प करी है अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे में अपने देश के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है बहुत जल्दी ही अपनी नींव पसार ली थी भारत में, और वो बहुत टाइम बाद जो है भारत को छोड़कर गए थे और सारा सोना वगैरह जो कुछ भी था उन्होंने लूटपाट मचानी थी, वो सब कुछ जमींदारों की हेल्प से हुई कि जमींदारों ने उनका साथ दिया, संधि करी कुछ लोगों ने। तो ये सब कुछ जो है इसमें हमारे देश के भी लोग शामिल थे, तभी इतना कुछ पॉसिबल अंग्रेजों के लिए हो पाया। सो इसलिए सब कुछ फायदा था अंग्रेजों को भी और जमींदारों को भी। ठीक है, इस स्थायी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से किसानों को भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इसमें एक और पॉइंट है, जो जमींदार थे है ना, जो किसानों से राजस्व की वसूली करते थे, राजस्व मतलब यानी कि जो भी राजकोष ब्रिटिशर्स के राजकोष में रिजर्व रेवेन्यू सिस्टम में जो भी जाता था वो टोटल 11 मतलब कि 11 भाग जाता था, टोटल 11 भाग होता था वो, जिसमें से 10 पार्ट्स तो कंपनी को देने होते थे और 1 पार्ट जमींदारों को रखना होता था। ठीक है, मान लीजिए कि 100% है, 100% में से कोई बिचौलिया है वो 99% अपने आगे वाली बंदे को दे रहा है और 1% वो खुद को रख रहा है। तो सोचिए ऐसे एक ही जमींदार के अंडर कितने किसान काम करते होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जमींदारों को धीरे धीरे करके उनकी भूख बहुत बढ़ती गई और वो बहुत लोभी हो गए। तो ऐसे में जमींदारों का विकास भी हुआ कि कुछ गांवों से उठकर वो शहर की ओर पलायन करने लगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे और 10/11 यानी कि 10 हिस्से जो होते थे वो किनको रख देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, उनके बारे में कि उनका गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड था वो कितना रहा और इन्होंने अपने गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में इंडिया में क्या क्या काम इन्होंने किए थे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ आईसीएस भी बोला जाता है। दैट्स वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ आईसीएस कौन से गवर्नर जनरल को कहा जाता है। दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21 अप्रैल 1793 में इन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी। ठीक है, अच्छा, अब एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल रहा है भारत में जो गवर्नर जनरल के साथ साथ जिसने आर्मी चीफ की कमांड भी संभाल ली थी। जब ये भारत में आया था 1786 में, तभी इसने भारत से इंग्लैंड एक अमेंडमेंट एक्ट भेजा था। उस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ की पोस्ट को मर्ज किया गया था। यानी कि जिस टाइम पर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल का, उस टाइम पर ये ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी उसका ये आर्मी चीफ हुआ करता था। तो गौरतलब है कि इसने इसलिए ही फादर ऑफ आईसीएस इसको जाना जाता है। इसने सिविल सर्विसेज की शुरुआत इंडिया में की होगी क्योंकि ये पोस्ट जो थी इसकी गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ की पोस्ट वो मर्ज कर दी गई थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसने 4 सेशन कोर्ट्स की स्थापना भी की। 4 सेशन कोर्ट्स कौन कौन से थे? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ गवर्नर जनरल्स के लिए कि इन्होंने किस किस की स्थापना की या अपने आप में ये कितनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते थे अपने कार्यकाल के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज इनको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 4 सेशन कोर्ट की स्थापना की थी।
पहला है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद दूसरा, तीसरा पटना, चौथा ढाका। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये एकमात्र भारत में ऐसे गवर्नर थे जिनको यूपी के गाजियापुर में दफनाया गया था। उत्तर प्रदेश के में गाजीपुर जगह है जहां इनको दफनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जिन्होंने भारत में इजारादारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट की स्थापना की थी। ये फाउंडर थे पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। इन्हीं के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ओके। जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए थे बंगाल के, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजकोष था, जो रिजर्व था, वो मुर्शिदाबाद में था। लेकिन उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर किया था वो कलकत्ता में। तो ये ऐसे गवर्नर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रिजर्व जो राजकोष था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर किया गया था, वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। इन्हें फादर ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जुडिशरी किसे कहा जाता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर जब एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो इन्हीं के टाइम पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1780 में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो राजस्व यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इनके आने से पहले दो राजस्व हुआ करते थे, दो रिजर्व सिस्टम्स हुआ करते थे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टाइम में दो राजस्व को यानी कि दो रिजर्व सिस्टम्स की बजाय इन्होंने एक ही राजस्व स्थापित किया था। इन्होंने किया था दो राजस्व की बजाय इसको एक ही राजस्व में स्थापित कर दिया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है। अब इनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि भारत में एक ऐसे गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिन पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट चलाई गई थी। ठीक है। वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में इसका जिक्र होता है। 1785 में इन पर इम्पीचमेंट चलाई गई थी और उसी के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट मिंट की ये फाउंडर रहे थे, यानी कि सरकारी टकसालों की स्थापना कलकत्ता में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। यानी कि ही वाज अ फाउंडर ऑफ गवर्नमेंट मिंट इन कलकत्ता। गवर्नमेंट मिंट का मतलब क्या होता है? सरकारी टकसालों की जो स्थापना थी वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। अच्छा, अब अगर हम बात करें जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनके आने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं सुधार किया। बहुत उन्होंने सुधार किए अपनी तरफ से, जैसे कि ट्रेन जो चली थी वो इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और सिविल सर्विसेज की आप शुरुआत लगा लीजिए, न्यूज़पेपर की शुरुआत लगा लीजिए, इंडियन प्रेस की शुरुआत लगा लीजिए। जैसे अगर हम इंडियन प्रेस की बात करते हैं तो जो इंडियन प्रेस के जो जन्मदाता हैं वो हम चार्ल्स मेटकॉफ को बोलते हैं कि ये इंडियन प्रेस के जन्मदाता हैं, यानी कि फादर ऑफ जो इंडियन प्रेस है वो कौन है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। तो वो एक साल के लिए चार्ल्स मेटकॉफ का टाइम पीरियड रहा था, बट एक साल में इन्होंने इनके आने से पहले भारत में जो न्यूज़पेपर थे वो बैन कर दिए गए थे। लॉर्ड कर्जन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भी जो है भारत में जब ये आए थे तो इन्होंने न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया था। तो जब बाद में जब लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ आए थे, 1 ईयर का इनका टाइम पीरियड रहा था, बट इन्होंने जो इंडियन प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने वो हटाया था। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को हम क्या बोलते हैं? जन्मदाता हैं ये इंडियन प्रेस के। उसी तरीके से फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर जो था 29 जनवरी 1780 को इंडिया का फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, जो कि इंग्लिश में था, यानी कि बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था और फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1780। ठीक है। 29 जनवरी 1780 को फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज
जो है पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजट, और जिसके फाउंडर कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन 29 जनवरी इन 1780। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जब थे गवर्नर जनरल बंगाल के, तो उन्हीं के टाइम पर फर्स्ट न्यूज़पेपर की जो है स्थापना की गई थी, सॉरी मतलब पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे, बताया जाता है कि मतलब इनका जो सुप्रीम कोर्ट में जो सेशन जजेस थे, तो उनके साथ मतलब इनकी बहुत अच्छी तालमेल होती थी, और ये जो है लोगों को न्याय दिलाने की बजाय इनका ध्यान रहता था अन्याय दिलाने में। मतलब ये लोगों के साथ न्याय की बजाय ये अन्याय करते थे, और थोड़ा बहुत ये करप्ट भी हो गए थे। और लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात इनके टाइम पे ये थी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसी टाइम पर जब सेशन कोर्ट्स के जो जजेस होते थे, ठीक है, 4 जजेस होते थे, तो उन 4 जजेस के साथ इनका तालमेल इतना अच्छा था कि ये जो है जो भारत के जो लोग होते थे उनको ये न्याय दिलाने की बजाय ये अन्याय दिलाने में विश्वास रखते थे। सो इसीलिए जो हाई कमांड था इनका, ठीक है, उन्होंने इनको जो है हटा दिया था वहाँ से, और इन पर इम्पीचमेंट भी चलाया गया था, यानी कि महाभियोग इन पर चलाया गया था। ये भारत के एक ऐसे एकमात्र गवर्नर जनरल थे। इम्पीचमेंट चला था, और इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 के अंडर आता है। सो 1785 में इन पर इम्पीचमेंट चलाया गया, और बाद में फिर ये जो है इनका कार्यकाल समाप्त जल्दी ही कर दिया गया था। ओके, देन 1793 तक इनका कार्यकाल रहा था तब तक भी, लेकिन इनकी तालमेल बहुत अच्छी होती थी, तो इसलिए इम्पीचमेंट इन पर चलाया गया था 1785 में। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अनदर रादरवन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कैसे गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। तो वो कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। इनका टाइम पीरियड रहा था 1786 टू 1793 तक। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस जो हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली हम सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आप